Hello guys, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Archana विश्वकर्मा. Now it's me signing in. आई थिंक आप सभी बेटर होंगे, अपने घर पे होंगे, सेफ होंगे और वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ लर्निंग. आपको पता है कि हमारा बीएड का कोर्स चल रहा था और हमने बहुत सारे प्लेलिस्ट बना दिए हैं बीएड से रिलेटेड, फर्स्ट ईयर से रिलेटेड. आप उन प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं. और इससे अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा करंट में चल रहा था, अभी जस्ट हमने कंप्लीट किया है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट, यानी कि कोर्स 5 बीएड फर्स्ट ईयर. तो उसके जो टॉपिक्स थे वो कहीं ना कहीं आपको बीएड कोर्स 5 के लिए हेल्प नहीं करेंगे. इवन आप अगर सी टेट का, यूपी टेट का, कोई भी स्टेट लेवल पे टेट का एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, तो वो आपको वीडियो डेफिनेटली हेल्प करेंगे, क्योंकि उनमें ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें हम केवल बीएड के पर्पज से नहीं पढ़ते हैं. ओवरऑल कोई भी टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो आप, तो इट विल गो डेफिनेटली हेल्प फॉर यू. और हमारी जो बीच में सीरीज की बात चल रही थी, कोर्स 8 बीएड सेकेंड ईयर नॉलेज एंड कोरिकुलम, ज्ञान तथा पाठ्यक्रम कोर्स 8, तो हमारे इस पे भी बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं. आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा. और आपको जो वीडियो सर्च करेंगे आप यूट्यूब पे, तो आपको नॉलेज एंड कोरिकुलम प्लेलिस्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा के नाम से इजी वे में मिल जाएगा. और वहाँ पे हमने कोर्स 8 से रिलेटेड बहुत सारी बात की हैं. और अभी हमारा कोर्स 8 का ही कंटिन्यूएशन है कि इसी को सीरीज के चलाते हैं और जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने की पूरी तरीके से कोशिश करते हैं. मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक एज इट इज़ कंप्लीट करा रही हूँ, एज इट इज़ वीडियो डाल रही हूँ, ताकि आपको कहीं और से सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े. तो हमारा जो कोर्स 8 में था, मैंने अभी बात की जाए तो हमने यूनिट 2 पे बात की थी. तो यूनिट 2 में मैंने बहुत सारे वीडियो डाल दिए हैं और वो कंटिन्यूएशन में है. तो इससे प्रीवियस वाले वीडियो की अगर हम बात करते हैं कोर्स 8 के, तो मैंने डाला था सोर्सेस ऑफ नॉलेज, है ना, नॉलेज के स्रोत क्या हैं, कहाँ कहाँ से आपको नॉलेज मिल सकती है. ये इसका पूरा डिटेल वीडियो पढ़ा हुआ है, उसमें मैंने सोर्सेस पूरा बता रखा है कि कहाँ कहाँ से नॉलेज आपको मिल सकती है या कहाँ कहाँ से ज्ञान आपको मिल सकता है. चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. आज का जो वीडियो है वो नॉलेज से ही रिलेटेड है. हम यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नॉलेज या ज्ञान के प्रकार, या आप इसी को फॉर्म्स भी बोल सकती हो, काइंड्स भी बोल सकती हो. काइंड्स ऑफ नॉलेज, फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, टाइप्स ऑफ नॉलेज, कैसा भी क्वेश्चन आता है काइंड्स का या फॉर्म्स का या टाइप्स का, तो आप इजी वे में ये आंसर लिख सकते हो, आपको दिक्कत नहीं होगी. सारे का मतलब लगभग सेम ही है, ठीक है. फॉर्म में है तो भी आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं, टाइप्स हैं तो कितने तरीके के टाइप्स हो सकते हैं, ये बताना पड़ेगा आपको. और काइंड्स का मतलब भी एक तरीके से क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन से रिलेटेड है. तो देखिए आपको दिख रहा होगा मेरी नोट्स में मैंने यहाँ पे बड़ा सा फ्लो चार्ट बनाया हुआ है पूरे 1 पेज का. तो ये आपके लिए है. आप इस तरह के फ्लो चार्ट्स को अब जब भी बीएड के आंसर शीट में बनाते हो, तभी आपका एक पूरा पेज तो कंप्लीट फिल होता ही होता है, प्लस आपका समय भी बहुत बचता है. तो आप हमेशा फ्लो चार्ट को बनाइए और अपने आंसर को इफेक्टिव कीजिए. देखिए आंसर सभी लिखते हैं, लेकिन वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो होता है, आंसर शीट को देखकर एग्जामिनर तुरंत ग्रैस्प कर लेता है कि ये बच्चा कितना अटेंटिव है, कितना सिंसियर है आंसर को लिखने के लिए, ठीक ना. नंबर सभी पाते हैं, सब कुछ पाते हैं, सभी को आंसर लिखना आता है, बट वे ऑफ प्रेजेंटेशन बीएड में बहुत मैटर करता है. तो आप फ्लो चार्ट के माध्यम से अपनी चीज़ों को बताएंगे ना, तो एग्जामिनर आपकी थ्योरी का पोर्शन पढ़े चाहे ना पढ़े, बट फ्लो चार्ट देखकर वो इतना जरूर समझ सकता है कि बच्चे ने काफ़ी मेहनत की हुई है अपनी स्टडी को लेके, ठीक है. तो आप जरूर इस फ्लो चार्ट को फॉलो कीजिए. और आप अभी तक जो वीडियो मेरे देखे हुए हैं, आपको उसमें आराम से एक फॉर्मेट मिल गया है कि हमें कैसी लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर को कैसे हैंडल करना है ना. हम किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन को जब हैंडल करते हैं तो इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, ठीक है, फिर कंटेंट जो पूछा होता है, वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करते हैं. और बेसिकली मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलती आई हूँ कि आप मैक्सिमम फ्लो चार्ट का यूज कीजिए. मैक्सिमम अपनी देखिए फ्लो चार्ट का पर्पस क्या होता है कि कम से कम शब्दों में हम अपनी बात अच्छे तरीके से कह सकते हैं ना, और देखने में भी अट्रैक्टिव लगता है. जैसे बीएड के बच्चे बोलते हैं कि हमारा आंसर छूट जाता है ना, हमारी आंसर शीट फिल नहीं हो पाती है, या हमने लिखा तो बहुत है बट नंबर नहीं मिला है. तो इस तरह की जो क्वेरीज आती हैं, इस तरह की जो प्रॉब्लम आती हैं, वो फ्लो चार्ट को बना के कुछ हद तक काफ़ी कम किया जा सकता है. आपका टाइम भी बचेगा और आपका पेज भी फिल होगा. तो आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिए, स्किप मत कीजिए. चलिए आप करंट अपने टॉपिक की बात करते हैं. टाइप्स ऑफ नॉलेज या ज्ञान के प्रकार में देखिए मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बना दिया है. इस फ्लो चार्ट को अभी हम यहाँ पे रीड करते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की कोशिश करेंगे. तो फॉर्म्स ऑफ नॉलेज या टाइप्स ऑफ नॉलेज में सबसे पहले दे रखा है नो व्हाट या एक्सप्लिसिट. एक्सप्लिसिट नॉलेज,
ठीक ना। नेक्स्ट है हमारा इनर्ट या टैक्सिट नॉलेज या इम्प्लाइड नॉलेज। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले वाले वीडियो में, अगले वाले उसमें पेज पे। इंसर्ट या टैसिट या इम्प्लाइड नॉलेज। थर्ड वन है एम्बेडेड या रूटेड, एम्बेडेड या रूटेड नॉलेज। नेक्स्ट वी कम टू द इम्प्लांटेड नॉलेज। नाउ वी कम टू द केस स्पेसिफिक नॉलेज। ओके, नेक्स्ट है हमारा लोकल नॉलेज, फिर है हमारा स्ट्रेटजिक नॉलेज, नेक्स्ट है हमारा थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, देन इनफॉर्मल, फॉर्मल नॉलेज, स्पेसिफिक नॉलेज, जनरल नॉलेज एंड पर्सनल नॉलेज। तो यहाँ पे जितने तरीके के नॉलेज होते हैं मैंने कोशिश की है कि कोई भी तरीका आपका छूटे ना, ये आपका फ्लो चार्ट के माध्यम से कंप्लीट हो जाए। जब आप ये फ्लो चार्ट बनाएंगे तो आप जरूर यहाँ पे नॉलेज को मेंशन कीजिए कि इतने तरीके के नॉलेज होते हैं। चाहे आप क्लाउड चार्ट बनाइए, चाहे नंबरिंग 1 2 3 डाल के करिए, चाहे आप सर्कल बना के कीजिए, इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कैसे अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे जो इतनी तरीके की चीजें हमने पढ़ी हैं, आपको पता है कि नॉलेज में बी कैटेगराइज्ड इन तो वेरियस कैटेगरीज या वेरियस फॉर्म। तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स हैं, तो मैंने सारी को बताने की कोशिश की है। अब इन्हीं को हम थोड़ा कोशिश करते हैं डिटेल पढ़ने की। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पेज। देखिए नेक्स्ट पेज पे जो हमारा दे रखा है, मैंने वही वाली बात की कि आपके नॉलेज को कैटेगराइजेशन करना है, और आपको इस वीडियो को पढ़ने के बाद इतना तो हेल्पफुल हो जाएगा कि आपको टाइप्स ऑफ नॉलेज या काइंड्स ऑफ नॉलेज के लिए कहीं और भागना नहीं पड़ेगा। देखिए जो पहला दे रखा है हमारा, दे रखा है नॉलेज में भी कैटेगराइज्ड इनटू द वेरियस कैटेगरीज और फॉर्म्स। सबसे पहला है हमारा एक्सप्लिसिट या ओवर्ट या नो वॉट नॉलेज। देखिए एक्सप्लिसिट नॉलेज का मतलब है कि चीजें आपको पता है, ठीक ना, या आपने किसी के मुंह से सुना है, ठीक। क्या नॉलेज होता है, क्या ज्ञान होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जो एक्सप्लिसिट नॉलेज है, एक्सप्लिसिट नॉलेज है, उसको हम बोल सकते हैं नो वॉट नॉलेज, है ना, या ओवर्ट नॉलेज। यानी कि कह सकते हैं आप ये पूरी तरीके से क्या होगी, आप देखेंगे तो पूरी तरीके से कोडिफाइड होगी, बहुत इजी होगा इसको रिकॉग्नाइज करना, स्टोर करना बहुत इजी होता है, रिकवर करना इसको बहुत इजी होता है, एक्सप्लिसिट नॉलेज को रीगेन करना बहुत इजी होता है, ठीक है। एक्सप्लिसिट नॉलेज जो होती है वो डेटाबेस होती है, मेमोरी बेस्ड होती है, नोट्स में भी होती है और डॉक्यूमेंट के फॉर्म में भी होती है कि चीजें आपको पता है। मान लीजिए जैसे इसका एग्जाम्पल देते हैं हमें कि किसी ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि बॉयज आर बैचलर, है ना, द बॉयज आर बैचलर। तो जो लड़के बैचलर हैं, तो बैचलर आपको पता है कि बैचलर वर्ड से ही आपके सामने निकल के आ गया कि वो डेफिनेटली अनमैरिड होंगे, ठीक है, वो मैरिड नहीं होंगे। तो इस तरह की चीजें भी हो सकती है, यानी कि जो ज्ञान आपको पता है, जिसके बारे में आप जान रहे हो, जो स्टोर ज्ञान है, आपको जो इंफॉर्मेशन मिली है वो उसको वहीं से मिली है, ठीक ना। तो इसे हम स्टोर भी कर सकते हैं और हमारी मेमोरी में रिकॉल भी होती रहती है, फिर रिकॉग्नाइज करके हम पहचान भी सकते हैं और रीगेन भी कर सकते हैं, ठीक। दूसरी नॉलेज हमारी है टैक्सिट या इम्प्लिसिट नॉलेज, या इसी को हम इम्प्लाइड नॉलेज भी बोल सकते हैं या इनर्ट नॉलेज भी बोल सकते हैं, या नॉलेज हाउ टू नॉलेज। तो जो ये है नॉलेज है टैक्सिट नॉलेज, ये जस्ट किसका उल्टा है, जस्ट एक्सप्लिसिट नॉलेज का उल्टा है, ठीक है। तो टैक्सिट नॉलेज जो है वो प्रैक्टिकल चीजों पे बेस्ड है। यूजुअली हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, हम इसको कोई एक टर्म नहीं दे सकते हैं। तो जो टैक्सिट नॉलेज है वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल चीजों पे बेस्ड है, ठीक ना। तो इसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अगर देखा जाए तो टैक्सिट नॉलेज की बात किन्होंने की है, इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज अ नो हाउ नॉलेज, है ना। अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करते हैं टैक्सिट नॉलेज, इट इज अ टिपिकली एक्वायर्ड, हमें बहुत कठिनाई होती है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में, है ना। इनफॉर्मल काइंड ऑफ लर्निंग होती है, आइदर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यानी कि जो मान लीजिए हम जहां से भी हमें ये नॉलेज मिल रही है लर्निंग की, तो उसको एक एक्सपीरियंस बंदे से दूसरे एक्सपीरियंस बंदे तक पहुंचाना भी क्या होता है, ये केवल ये डिफिकल्ट पड़ जाता है, ठीक। फिर अगर हम बात करते हैं तो एक्सपीरियंस बेस्ड जो नॉलेज होती है, कहीं ना कहीं ये मोस्ट वैल्यूएबल सोर्स ऑफ नॉलेज है, बट डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब। लेकिन हम इसको अगर डिस्क्राइब करने बैठेंगे तो हम चीजों को डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे जल्दी, ठीक। और ये डिपेंडेंट इन नेचर होती है, पर्सनल इन नेचर होती है, इट इज प्रेजेंट इन माइंड एंड कॉम्प्राइजेस। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपका एटीट्यूड भी इन्वॉल्व होगा, आपका मेंटल मॉडल, स्किल, कैपेबिलिटी, ये सारी चीजें भी चेक होंगी, तो ही कहीं ना कहीं रियलाइज होगा। नेक्स्ट नॉलेज है हमारा एम्बेडेड नॉलेज या रूटेड नॉलेज।
एम्बेडेड नॉलेज या रूटेड नॉलेज की अगर हम बात करते हैं, इसी को इम्प्लांटेड नॉलेज भी बोलते हैं। तो इसको हम इम्प्लांटेड नॉलेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं चीज़ें ये इम्प्लांट की जाती हैं, रूल्स में होती हैं, ये हमारे रूटीन में होती हैं, हमारी रिलीजेस होती हैं, प्रोसेस होते हैं, मैनुअल्स होते हैं यहाँ पे, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशनल होता है, कल्चर होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कोड ऑफ एथिक्स होता है, जिनके माध्यम से हमें कहीं ना कहीं ज्ञान मिलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट नॉलेज है हमारा प्रीपोजिशनल नॉलेज। प्रीपोजिशनल नॉलेज या इसी को हम डिक्लेरेटिव नॉलेज बोल सकते हैं या डिस्क्रिप्टिव नॉलेज, यानी कि कोई भी चीज़ हमने क्या कर दी है, डिक्लेयर कर दी है, यानी कि जाहिर सी बात है जो नॉलेज होगी वो किस पे बेस्ड होगी, फैक्ट पे बेस्ड होगी कहीं ना कहीं। तो जो प्रीपोजिशनल नॉलेज है वो कहीं ना कहीं नॉलेज ऑफ फैक्ट्स है ना। और देखा जाए तो यहाँ पे लॉजिक वाली चीज़ें आ जाएंगी, सिमेंटिक वाली चीज़ें आ जाएंगी, सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं हम इसका। और अगर हम बात करते हैं प्रीपोजिशन नॉलेज कैन बी प्रेजेंटेड इन द प्रीपोजिशन, है ना। और अगर दूसरे शब्दों में बात कर सकते हैं तो इसको हम इसलिए डिक्लेयर कर सकते हैं सेंटेंस में, क्यों, क्योंकि जो प्रोपोजिशन होते हैं जाहिर सी बात है आपको डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होते हैं, और हम इनको किसी भी मतलब बनी बनाई नॉलेज होती है तो इसको हम आराम से डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, डिक्लेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पर्सनल नॉलेज। तो पर्सनल नॉलेज होती है जो कि हम किसी भी परिचित को जैसे मान लीजिए जानते हैं, तो ये हमारी पर्सनल नॉलेज होगी। जैसे हमारा कोई कोलीग है, हमारा कोई क्लासमेट है, या हमारा कोई स्टाफ मेंबर है, तो वो हमारा परिचित होता है तो उसके बारे में हम जानते हैं, तो वो भी क्या होगी, वो उसकी पर्सनल नॉलेज होगी जिसको आप जानते हैं। तो ये जो नॉलेज है इट इंक्लूड्स द नॉलेज ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन के बारे में हो सकती है पर्सनल नॉलेज, है ना, जिसको आप अच्छे से जानते हो, जो आपका परिचित है। कोई जगह भी हो सकती है, कोई प्लेस भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकता है, कोई घटना भी हो सकती है जिसके बारे में आप जानते हो। तो ये भी क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ पर्सनल नॉलेज, नॉलेज ऑफ एनी पर्सन, है ना, जिससे हम मिले हैं उसके बारे में हम जानते हैं, तो वो भी पर्सनल नॉलेज होती है। ये इसको हम जैसे मान लीजिए कहीं विजिटिंग करने जा रहे हैं, किसी प्लेस को हमने देखा है, तो उसके बारे में भी जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है, जो नॉलेज प्राप्त हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं क्या है, पर्सनल नॉलेज की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रोसीजरल नॉलेज या नॉन प्रीपोजिशनल नॉलेज, एबिलिटी नॉलेज। देखिए प्रोसीजर का मतलब है एक तरीका, एक सिस्टम। तो प्रोसीजरल नॉलेज जो होती है वो नॉलेज कहीं ना कहीं ये होगा कि हाउ टू डू समथिंग, है ना, हम चीज़ों को कैसे मतलब कलेक्ट करें या चीज़ों को कैसे इंडिकेट करें, चीज़ों को कैसे प्रोसेस में लाएंगे। प्रोसीजर का मतलब है कि कोई भी काम करने का तरीका, है ना, प्रोसेस परफॉर्म कैसे करना है। जैसे मान लीजिए हम कोई जॉब कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, हम अगर हम अच्छे से सीखे नहीं होंगे तो हम प्रॉपर वे में वो जॉब नहीं कर पाएंगे ना, या हम उस जॉब के रिलेटेड जैसे मान लीजिए हम ट्रेनिंग करके नहीं आए हैं, हम टीचिंग का ही एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमने ट्रेनिंग नहीं की है, टीचिंग से रिलेटेड हमने स्किल नहीं सीखी है, एबिलिटी नहीं सीखी है, या लेसन प्लान नहीं बनाया है, तो हम डायरेक्टली क्लास में जाकर किसी चीज़ को कैसे पढ़ा देंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो जो प्रोसीजर नॉलेज होती है कहीं ना कहीं मान के चलिए कि जैसे मान लीजिए हम कार का एग्जाम्पल लेते हैं, तो कार अगर हम चलाना नहीं जानते होंगे तो कार कैसे सीख लेंगे, है ना, है। अगर हमको खाना बनाना नहीं होगा तो हम तो खाना कैसे बना सकते हैं, हाउ टू कुक द फूड। या हम कंप्यूटर नहीं चलाना जानते होंगे, कंप्यूटर की प्रोसेस वे में ट्रेनिंग नहीं ली होगी सिस्टमेटिक वे में, तो हम कंप्यूटर कैसे चलाएंगे। या हमने डांस की ट्रेनिंग नहीं ली होगी तो हम डांस कैसे कर पाएंगे। स्विमिंग की ट्रेनिंग नहीं ली होगी तो हम स्विमिंग कैसे कर पाएंगे। तो हाउ टू रिपेयर अ मशीन, जैसे मशीन को भी रिपेयर करना है तो बाकायदा आप उसकी सिस्टमेटिक वे से प्रोसीजर नॉलेज के हिसाब से उसकी ट्रेनिंग लेकर आइए और उसको करिए। जैसे सिंगिंग की बात करते हैं तो सिंगिंग का प्रॉपर क्या होता है, एक पूरा प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है सीखने का कि सुर लय ताल से स्टार्ट किया और कहाँ कहाँ पर आ गए, तो तब जाके वो बंदा सिंगिंग कर पाता है। तो इस तरीके की नॉलेज में क्या होता है कि पूरा पूरा तरीके से प्रोसेस या तरीका या आपका वे इन्वॉल्व होता है, और वहाँ पे आपकी एबिलिटी और स्किल काम आते हैं कि आप जितने एबल हैं, आप जितना एबल है आपके अंदर, उतनी जल्दी आप स्किल को गेन कर लें। यानी कि आप किसी काम को करने के लिए जितने एबल हैं, सक्षम हैं, करने में इन्वॉल्व हैं, है ना, पूरे मन से सीख रहे हैं, तो उस काम को सीखने में आपको टाइम नहीं लगेगा। एबिलिटी भी मैटर करती है। नेक्स्ट हमारा है जनरल नॉलेज एंड स्पेसिफिक नॉलेज। जनरल नॉलेज का मतलब होता है आपका सामान्य ज्ञान, कि आप किसी के बारे में कौन सी जानकारी रखते हैं, ठीक ना। जनरल नॉलेज क्या होता है, एक तरीके से सिंपल नॉलेज होता है, उसको हम सरफेस नॉलेज बोलते हैं। चाहे किसी चीज़ के बारे में फैक्ट जानना हो, आपको डेटा हो, या सामान्य जानकारी हो, किस अपने अड़ोस पड़ोस के बारे में जानकारी रखना, फिर हमारे साथ जो काम करता है उसके बारे में जानकारी रखना, ये भी क्या है, कहीं ना कहीं जनरल नॉलेज में आता है, ठीक।
जैसे मान लीजिए बात करते हैं हम कि जैसे साइंस की बात करते हैं, तो साइंस में जनरल साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो साइंस का जनरल जो उद्देश्य रहता है या जनरल एम बनाते हैं हम, तो हमको पता होता है ना कि साइंस हम क्यों पढ़ते हैं, साइंस की रुचि डेवलपमेंट करने के लिए, फिर साइंस का यूज़ डेली लाइफ में क्या है उसको क्यों पढ़ते हैं, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक नॉलेज होती है वो क्या होती है? स्पेसिफिक नॉलेज मीन्स द डीप नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर, हम बोल सकते हैं पर्टिकुलर ब्रांच या पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया जिसके बारे में हमको नॉलेज है, या पर्टिकुलर सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल हम बीएड का एग्जांपल लेते हैं, जनरल नॉलेज और स्पेसिफिक नॉलेज, तो वहाँ पे हम क्या बनाते हैं? जनरल एम भी बनाते हैं किसी प्लान को पढ़ाने के लिए। तो जो जनरल एम होते हैं या जो हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं वो कैसे होते हैं? वो सामान्य जानकारी के तौर पे होते हैं, यानी कि हम सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, ये हमारी जनरल नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अपने घर के आसपास को देखते हैं तो उनके बारे में हमें सामान्य जानकारी है कि इनके घर की बिल्डिंग ऐसे है, इनके घर में इतने लोग रहते हैं, ठीक। अब उसी चीज़ को हमें स्पेसिफिक नॉलेज या सामान्य उद्देश्य के बारे में अगर हमको जानना हुआ तो हम उस चीज़ को कैसे कंक्लूड करेंगे? सामान्य उद्देश्य का, स्पेसिफिक उद्देश्य का मतलब हो गया पर्टिकुलर विशिष्ट उद्देश्य जिसके बारे में हमको जानकारी चाहिए, जिसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको हम स्पेसिफिक उद्देश्य कहते हैं। यानी कि पर्टिकुलर हम साइंस का टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो हमारा जो विशिष्ट उद्देश्य होगा, जो हमारा स्पेसिफिक नॉलेज होगा, वो किससे रिलेटेड होगा? पर्टिकुलर उस टॉपिक से रिलेटेड होगा। साइंस में तो वो आएगा, वो ब्रांच होगी साइंस की, लेकिन जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक का विशिष्ट उद्देश्य होगा, विशिष्ट नॉलेज होगी। पर्टिकुलर किसी कंटेंट के बारे में बात करते हैं हम, पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, किसी स्पेसिफिक ब्रांच के बारे में बात करते हैं। तो दैट इज मोर अबाउट द स्पेसिफिक नॉलेज एंड द जनरल नॉलेज, दोनों को कैटेगराइज कर दिया मैंने। नेक्स्ट हमारा है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इस वर्ड से आप फेमिलियर है कि फॉर्मल का मतलब औपचारिक वे में जो भी आपको ज्ञान मिल रहा है, इनफॉर्मल का मतलब अनौपचारिक वे में। तो जो फॉर्मल नॉलेज होती है वो नॉलेज पूरी तरीके से फॉर्मल सोर्सेज, जैसे एजेंसी हो गई है ना, एजेंसी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो आपको वहाँ से पता है स्कूल से आपको क्या शिक्षा मिलती है, तो इट्स अ फॉर्मल काइंड ऑफ एजेंसी टू गिव यू एजुकेशन। फॉर्मल नॉलेज जो होती है वो क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है, मतलब कम फ्लेक्सिबल होती है और यूजफुल ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो आपको बहुत ईजी वे में मिल जा रहे हैं, उसके बहुत सारे सोर्सेस हैं, वो ऑर्गेनाइज है ना, वेल प्लान्ड होता है, वेल मैनेज्ड होता है, ठीक है ना। तो कहीं कहीं फॉर्मल एजुकेशन या फॉर्मल नॉलेज की बात करते हैं तो यहाँ पे जो नॉलेज हमें मिल रही है उसके लिए पर्टिकुलर हमें बहुत ज़्यादा सर्चिंग नहीं करनी पड़ रही है ना, बहुत प्रॉपर वे में मिल रही है, टाइम के अकॉर्डिंग मिल रही है उसमें। जैसे मान लीजिए हम स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल क्या है? फॉर्मल काइंड ऑफ एजेंसी टू गिव द एजुकेशन। तो वहाँ पे स्कूल का क्या काम होता है? आपका वहाँ पे यूनिफॉर्म होगा, आपका टाइम ड्यूरेशन फिक्स होगा, आपको कॉलेज आना है, आपको जो भी सिस्टम है, आपको असेंबली अटेंड करना है, क्लासेस अटेंड करनी है। तो ये क्या है? ये बहुत सारी एक तरीके की फॉर्मेलिटी होती हैं जो बच्चे को करनी होती है और उसके माध्यम से वो शिक्षित होता जाता है। लेकिन अगर हम इन्हीं की बात करते हैं, हम अगर इनफॉर्मल की बात करते हैं तो इनफॉर्मल जो होता है ना तो उसका कोई टाइम ड्यूरेशन डिसाइड होता है, अगर हम बात करते हैं तो ना तो उसका पर्टिकुलर कोई एम डिसाइड होता है, ना ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है, देखिए ना वहाँ पे टीचर डिसाइड होता है। लेकिन जो फॉर्मल होता है वहाँ पे तो आपका टीचर भी डिसाइड है, हर पीरियड में अलग, एक पीरियड में एक टीचर आएगा, नेक्स्ट पीरियड में दूसरा टीचर आएगा। बट जो इनफॉर्मल ज्ञान है या इनफॉर्मल नॉलेज है वो देखिए आप कहीं से भी रहकर आपको मिल सकती है। जैसे एजुकेटर की अगर हम बात करते हैं, ऑनलाइन इतने सारे कोर्सेज चल रहे हैं, तो इनफॉर्मल नॉलेज उसमें क्या करती है? इनफॉर्मल नॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सीधा सीधा हमको किसी के थ्रू नॉलेज मिलती है ना, वहाँ पे बहुत सारी इनफॉर्मल सोर्सेज होते हैं। जैसे बात करते हैं हम टेक्निकल चीज़ों की बात करते हैं तो क्या होता है? वो पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल होता है ना, अरेंज भी नहीं होता है, हाँ, उसका वे ऑफ गेटिंग नॉलेज वो डिफरेंट होता है, टोटली अपोजिट होता है किसके? फॉर्मल नॉलेज के। और जो इनफॉर्मल नॉलेज होता है उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसका कोई सोर्स नहीं है, कोई करिकुलम नहीं है, टीचर नहीं है, वहाँ पे कोई पर्टिकुलर प्लेस फिक्स भी नहीं होता है ना। तो इस तरह की चीज़ों की बात करते हैं तो ये सब क्या है? इनफॉर्मल वाली लाइन, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं आप इरेगुलर होता है, फ्लेक्सिबल होता है ना, रैंडम लर्निंग होती है, कोई मेथड नहीं होता है, किसी भी टाइम पे आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं और इस तरीके की चीज़ों को। तो ये लाइफ लॉन्ग होता है या लिमिटलेस होता है, तो इसकी ना तो कोई लिमिट है ना तो कोई लाइफ है, ठीक। नेक्स्ट हमारा है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज का मतलब आप समझ रहे हैं कि किसी चीज़ के डीप नॉलेज में, इट इज़ अ काइंड ऑफ नॉलेज, इट इज़ अ स्टेटिक, है ना, रिलेटेड टू द फैक्ट्स। कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, रूल्स की बात करते हैं, रेगुलेशन की बात करते हैं, पर्टिकुलर स्पेसिफिक डोमेन या जो हम पर्टिकुलर जो विशिष्ट उद्देश्य बनाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो ये क्या होता है? डिक्लेरेटरी नॉलेज होती है कि जैसे मान लीजिए कॉन्सेप्ट, अगर किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो आप एक लाइन भी नहीं लिख पाओगे। लेकिन अगर किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट यानी
उसकी आप डीप नॉलेज रखते हैं पास्ट में जो भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक ना, या उससे रिलेटेड जो नॉलेज है आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज पूरी तरीके से फैक्ट डाटा पे बेस्ड होती है और हमारे एनवायरनमेंट पे बेस्ड होती है। तो अगर हम फैक्ट नहीं जानते हैं, किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं, संप्रत्यय नहीं जानते हैं, तो हम उसके बारे में नहीं लिख पाएंगे। तो किसी चीज़ के बारे में जानना भी क्या है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होती है, और हमारा कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट किसी भी चीज़ को लेकर क्लियर होना चाहिए, तभी वो ज्ञान आगे जाकर यूजफुल होगा, हमारे लिए हेल्पफुल होगा। नाउ नेक्स्ट हमारा है एलेबोरेटेड नॉलेज। एलेबोरेटेड नॉलेज में देखिए, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो मतलब कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि किसी भी चीज़ को लेकर हम कितने क्लियर हैं, है ना, क्लियर इन द सेंस कि जैसे अगर हम बात करते हैं कि हमें अगर एक टॉपिक पढ़ाना है तो उस टॉपिक में हमारा कितना कमांड है, उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट के बारे में हम कितना जानते हैं, तो इसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट है हमारा है इलेबरेटिव लर्निंग। इलेबरेटिव लर्निंग को मैंने थोड़ा सा ऊपर डिफाइन किया हुआ था, तो इस चीज़ को आपको बताया था। इलेबरेटिव लर्निंग होती क्या है? इलेबरेटिव लर्निंग होती है कि चीज़ों को फैला कर, इलेबरेट कर कर हम कैसे पढ़ते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत तरह की नॉलेज है, बहुत सारी नॉलेज है, ठीक, तो इलेबरेटिव लर्निंग में ये हुआ कि हमने बहुत सारी नॉलेज को तोड़ तोड़ कर अपने लिए कितना यूजफुल नॉलेज इंफॉर्मेशन क्रिएट किया है। जैसे बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं तो बच्चा क्या होता है, बच्चा बहुत सारी चीज़ें जानता है, बच्चा क्यूरियस होता है नॉलेज को गेन करने के लिए और सारी चीज़ों को गेन करने के लिए, लेकिन उन नॉलेज को वो कहाँ कहाँ पे यूज़ करना उसे पता नहीं होता है। लेकिन जब वो चीज़ें प्रैक्टिस में लाता है, प्रैक्टिकल करने लगता है चीज़ों को, तब वो जान जाता है कि इलेबरेटिव लर्निंग क्या होती है या इलेबरेटेड नॉलेज क्या होता है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर्ड ज्ञान, ये नाम से फेमिलियर, स्ट्रक्चर के फॉर्म में होगा, जस्ट लाइक अ फॉर्मल नॉलेज, तो इतना डिटेल करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। स्ट्रक्चरल नॉलेज इन द सेंस की मतलब इसका एक रूप होगा, पर्टिकुलर इसका एक टाइम होगा, पर्टिकुलर इसका एक फॉर्मेट होगा, उसके माध्यम से जो भी नॉलेज हमें प्राप्त होती है वो स्ट्रक्चर्ड नॉलेज कहलाती है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं भी समझ में आएगा तो प्लीज़ आप बात करिएगा। और स्ट्रक्चर नॉलेज एक तरीके से बोल सकते हैं हम कि जहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो चीज़ें वहाँ से रिलेटेड होती हैं, यानी कि हमने एक नॉलेज गेन कर ली, फिर दूसरी नॉलेज गेन करनी है, फिर तीसरी, तो स्ट्रक्चर के फॉर्म में चलेगा। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रेटजिक नॉलेज। स्ट्रेटजिक नॉलेज देखिए यहाँ पे क्या है, स्ट्रेटजिक नॉलेज का मतलब है यहाँ पे कि हम बात करते हैं जैसे किसी भी चीज़ के बारे में, है ना। स्ट्रेटजिक का मतलब समझ रहे हैं, एक आइडिया, एक स्ट्रेटजी होता है ना किसी भी काम को करने के लिए। स्ट्रेटजिक नॉलेज होती है कहीं ना कहीं हमें लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बेस्ड होती होगी, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बेस्ड होती है, इसलिए हम इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गया, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग हम वहीं पे यूज़ करते हैं जहाँ पे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या, एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं, एक क्राइटेरिया बनाते हैं, बाय द हेल्प ऑफ गाइडिंग द टीचर, या जो भी स्टेजेस हमने की हैं, जो सिचुएशन देखी है, जो प्रॉब्लम हमने गेन की है, उस प्रॉब्लम को कैसे कैसे अटेंड करके उसका सोल्यूशन निकालना। तो स्ट्रेटजिक जो नॉलेज होती है वो आपको एबल बनाती है कि चीज़ों को हम कैसे सॉर्ट आउट करें, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना कंसीडर करें, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो एक प्लान, एक तरीके की नॉलेज, और ये एक ऑर्डर में होती है, आपको पता है, एक सीक्वेंस में होती है। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं ना। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम, फिर डेटा एनालिसिस, और इस तरह की चीज़ों को करते हैं तो क्या होता है, वो वेल ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है, वेल स्टेप्स होता है, सीक्वेंस होता है, एक प्रोसेस होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, है ना। प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम आर वेल डिजाइन। तो नेक्स्ट हमारा है सिचुएशनल। सिचुएशन तो समझ रहे हैं कि पर्टिकुलर कोई समय, सिचुएशनल नॉलेज जो होती है वो कहीं ना कहीं कैरेक्टराइज होती है कि हम कुछ ही स्पेशल डोमेन के बारे में बात करें। जैसे मान लीजिए इस कंडीशन में है तो हमारे पास जो नॉलेज है वो कौन सी नॉलेज काम आ रही है ना, जहाँ से हमने गेन की हो, जो इन्फॉर्मेशन या जो डेटा या जो स्किल हमारे पास रही है वो स्किल हम कैसे यूज़ करें। यानी कि जैसे मान लीजिए हम किसी सिचुएशन में फंस गए हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी नॉलेज होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे हम कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रही है, तो उस सिचुएशन में जो नॉलेज आपके काम आई, जो इन्फॉर्मेशन आपके काम आई, उस तरीके की नॉलेज या इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, सिचुएशनल नॉलेज। ये मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक ना। नेक्स्ट नॉलेज है मेटा नॉलेज। तो मेटा नॉलेज को हम मेटा नॉलेज ही बोलते हैं। और देखिए मेटा नॉलेज में कुछ खास नहीं है। मेटा नॉलेज सीधा सीधा देखा जाए तो चीज़ों को ऑब्जेक्टिव लेके चलता है। मेटा का मतलब ही क्या होता है कि हम जिससे हम बात करते हैं मेटा, तो कुछ चीज़ें जो रियलिस्टिक में दिख रही हैं बस उसी नॉलेज की बात करता है, इसका कोई बहुत डिटेल नहीं है, ठीक ना। नेक्स्ट हमारा है डेफिनेशनल नॉलेज इन द सेंस कि किसी भी चीज़ को परिभाषित करना जरूरी है। तो जो ज्ञान की एक परिभाषा है, तो ज्ञान देखिए असीमित है, सबके नज़र में ज्ञान की अलग अलग परिभाषा है। हमारी नज़र में कुछ और परिभाषा होगी, दूसरे की नज़र में कुछ और परिभाषा होगी, ठीक। और अगर हम दर्शन के हिसाब से बात करते हैं तो ज्ञान क्या है, योग के माध्यम से जो ज्ञान हमें मिलता है वो ज्ञान है, ठीक। आत्मा परमात्मा के ज्ञान को जानना ही ज्ञान है। तो ये डेफिनेशनल काइंड ऑफ, तो सबकी नज़र में
जो ज्ञान का डेफिनेशन है वो अलग अलग है, ठीक ना। नेक्स्ट हमारा है एनसिलियरी नॉलेज। एनसिलियरी नॉलेज इन द सेंस कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं सहायक नॉलेज, या हमारे पास जो नॉलेज है उसमें हमने कितनी नॉलेज जोड़कर हमें और नॉलेज मिल गई। यानी कि जैसे मान लीजिए हमें आज की डेट में, अभी की डेट में अगर हम बात करते हैं तो जो एनसिलियरी नॉलेज है या जो सहायक नॉलेज है वो तो आप मान लीजिए है, तो हमारे सामने वाले नॉलेज में जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हमें नहीं आ रही है, एक नॉलेज पास्ट की जो नॉलेज है अभी हमारे करंट में प्रेजेंट में काम आ रही है और फ्यूचर में काम आएगी, तो उस तरह के ज्ञान को हम एंसिलियरी नॉलेज बोलते हैं। नाम से ही समझ जाइए कि हेल्प करेगा, कहीं ना कहीं सहायक रहेगा आपके ज्ञान को, आपके इंफॉर्मेशन को बढ़ाने में। सप्लीमेंट्री नॉलेज का मतलब होता है पूरक नॉलेज। जैसे सप्लीमेंट्री इन द सेंस कि हमें एक नॉलेज है, एक तरह की इंफॉर्मेशन है, ठीक, लेकिन हमें उसी तरह की दूसरी तरह की और इंफॉर्मेशन चाहिए और उस इंफॉर्मेशन को मिलाकर हम कुछ नई इंफॉर्मेशन कर देते हैं, तो वो सप्लीमेंट्री काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, है ना। पूरक यानी कि हमारे बिना वो चीज़ क्या है, वो इनकम्प्लीट है। यानी कि हमें अगर मान लीजिए किसी भी प्रॉब्लम का या किसी भी प्रोसेस का स्टेप पता नहीं है, 10 स्टेप है, मान लीजिए एक दो स्टेप भी मिसिंग है, तो उसमें अगर हम वो स्टेप नहीं रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, वो स्टेप गलत हो जाएगा। तो वो पूरक ज्ञान है या पूरक इंफॉर्मेशन। केस स्पेसिफिक नॉलेज का मतलब क्या है? केस स्पेसिफिक नॉलेज का मतलब है कि पर्टिकुलर हम किसी केस की बात करेंगे, किसी मामले की बात करेंगे जिसके बारे में हमें जानकारी है। जैसे विजिटिंग एरिया की बात करते हैं तो हम इसके बारे में जानते हैं, तो वो क्या होगा, एक तरीके का केस स्पेसिफिक नॉलेज, या हम बोल सकते हैं कोई पर्टिकुलर मामला है जिसके बारे में स्पेसिफिक नॉलेज रहता है। एंटेल्ड नॉलेज क्या होती है? एंटेल्ड नॉलेज क्या होती है कि जैसे हमको पता हुआ है, कोई चीज़, कोई नॉलेज पता है या उसके बारे में हमने जान लिया है या हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो इसकी नॉलेज को हम क्या बोलते हैं? एंटेल्ड नॉलेज। नेक्स्ट हमारा है कोहेरेंट नॉलेज। कोहेरेंट नॉलेज का मतलब होता है सुसंगत ज्ञान। सुसंगत ज्ञान यानी कि मतलब जो हमें ज्ञान मिला है वो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से मिला है और उसमें कोई बायसनेस नहीं है, उसमें कोई पार्शलिटी नहीं है। नेक्स्ट हमारा है सरफेस या सुपरफिशियल एंड द डीप नॉलेज। सरफेस नॉलेज इन द मेन सेंस की सरफेस नॉलेज, सतह ज्ञान जिसको हम बोल सकते हैं, या डीप नॉलेज हम जिसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो हमें नॉलेज गहराई से हो, यानी कि उसमें कोई किसी भी तरीके का झूठ ना हो, फरेब ना हो, फैक्टफुल हो, इस नॉलेज को हम सरफेस नॉलेज बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है लोकल एंड यूनिवर्सल नॉलेज। तो लोकल एंड यूनिवर्सल नॉलेज में मतलब लोकल नॉलेज में तो हमारा वही आ गया कि हम अपने आसपास के लोगों को जानते हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट हैं, जो हमारा पीपल है, जो हमारे घटनाएं हो रही हैं, जो प्लेसेस हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, या मान लीजिए कोई लोकल हिस्ट्री है जिसके बारे में आपको ज्ञान है, तो इस तरह के ज्ञान को हम लोकल नॉलेज बोलेंगे, है ना। ये नॉलेज जो होता है वो पूरी तरीके से देखा जाए तो यूनिवर्स मतलब उसमें लोकल नॉलेज में कहलाएगा जहाँ पे पर्टिकुलर आप रहते हो या जहाँ पे पर्टिकुलर आप काम अपना करते हो, इस तरीके की चीज़ों को, ठीक। और इसी में हमारा जो दूसरा वर्ड है यूनिवर्सल नॉलेज। तो यूनिवर्सल नॉलेज जो है वो इंडिकेट करता है कि पूरे वर्ल्ड की बात तो करता है, सार्वभौमिक एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि सार्वभौमिक ज्ञान, यानी कि यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की बात होगी, है ना, वर्ल्ड के बारे में बात होगी, वर्ल्ड के फैक्ट के बारे में बात होगी, इंफॉर्मेशन के बारे में बात होगी, वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, करंट डेटा और ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो उस तरह की नॉलेज को हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल नॉलेज बोलेंगे, ठीक ना। तो ये कहीं ना कहीं इनोवेशन से डिपेंडेंट है। जैसे रिसर्च के बारे में हम बात करते हैं, पॉलिटिकल के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमिक सिनेरियो के बारे में बात करते हैं, तो कुल मिला के हम यहाँ पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, तो वो किस तरह की नॉलेज होगी? हमारी यूनिवर्सल नॉलेज होगी। नेक्स्ट हमारा है कंक्रीट नॉलेज। कंक्रीट नॉलेज का मतलब यहाँ पे है कि पर्टिकुलर ठोस नॉलेज, या जिस चीज़ को हम जानते हैं हम उसको वो करके देख सकते हैं, ठीक ना, तो उस नॉलेज की बात करते हैं, तो वो कंक्रीट नॉलेज हो गया। मतलब वो नॉलेज फिक्स है ना, उसे हम उसमें कुछ भी डाल के इनोवेशन या मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज जैसे मान लीजिए सार ज्ञान, हम किसी के बारे में पूरा डिटेल जानते हैं, तो वो नॉलेज है, उसमें हम कोई छिड़खानी नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट नॉलेज हमारा है थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। तो थ्योरेटिकल नॉलेज आपको अच्छे से पता है कि किस पे बेस्ड होगी। थ्योरेटिकल नॉलेज हमारी पर्टिकुलर जो हमारी थ्योरी होगी, यानी कि जिसको हम सिद्धांत बोलते हैं, सिद्धांत यानी कि सैद्धांतिक नॉलेज हो गया, ठीक। और प्रैक्टिकल का मतलब हमारा क्या हो गया? पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज या व्यवहारिक ज्ञान। तो जो थ्योरेटिकल नॉलेज होती है बच्चा खुद से पढ़ता है ना, चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है, वो एक्सपीरियंस के बेस्ड भी आ सकती है। जिन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट है, हमें नीड होती है, तो हम पढ़ते ही हैं थ्योरी में, और कहीं ना कहीं उस ज्ञान को प्रूव करने के लिए भी वो बुकिश नॉलेज होती है, बुक से हमें थ्योरी का ज्ञान होता है, बुक पढ़कर हम चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, डेटा, लॉजिक वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें, और कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि से, मन से इस चीज़ को हम करके गेन करके नॉलेज को बढ़ाते हैं, इनहेंस करते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज को, ठीक ना। प्रैक्टिकल नॉलेज क्या होती है? आपका व्यवहारिक ज्ञान होता है कि मान लीजिए एक्सक्यूज मी, जॉन डीवी का यही कहना है ना कि हम जब भी चीज़ों को
करते हैं तो लर्निंग बाय डूइंग करके करते हैं, तो यानी कि व्यवहारिक ज्ञान की वो बात करते हैं कि बच्चा खुद से करके सीखेगा तो उसको ज़्यादा अच्छे से नॉलेज रहेगी। और ये ट्राइंग एंड अंडर गोइंग का एक प्रोसेस है जो मतलब कहीं ना कहीं जॉन डेविस के फेवर में है कि बच्चा जब सीखेगा कुछ भी एक काम करेगा तो उसको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा और उस रिजल्ट से वो कुछ ना कुछ सीखेगा और अपने ज्ञान में क्या करेगा, बढ़ोतरी करेगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि ज्ञान कोई चीज़ नहीं है कि जिसे हम केवल जब चाहेंगे तब मतलब ले लेंगे और जब चाहेंगे तब निकाल देंगे। तो ये तो पर्टिकुलर क्या है, एक एक्सपीरियंस है, हाँ, जो कि हमें कहीं ना कहीं एक्टिव होने के लिए प्रेरित करता है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए चेस। चेस का अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो अगर हम चेस के रूल को नहीं जानेंगे, है ना, चेस के फॉर्मेट को नहीं जानेंगे, रूल इन द सेंस कि जब तक हमारी थ्योरी अच्छी नहीं होगी तब तक हम प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे, है ना, किसी भी चीज़ के बारे में। यानी कि अगर हम चेस का एग्जाम्पल लेते हैं तो चेस की हम थ्योरी नहीं जानेंगे, चेस के रूल रेगुलेशन नहीं जानेंगे तो क्या हम चेस खेल पाएंगे, है ना, चेस खेल नहीं पाएंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे मान लीजिए कोई अपनी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट होता है तो वो थ्योरी से प्रैक्टिकल करके ही आता है ना, तभी चीज़ें एक्सपेंडेड होते हैं। जैसे बात करते हैं कि अगर हमें कोई प्रैक्टिकल करना है अपने लैब में, साइंस में या बायो में या कहीं भी फिजिकल लैब में भी बात करते हैं, तो उस प्रैक्टिकल को करने से पहले टीचर क्या करता है, पूरी थ्योरी बताता है ना उसकी कि ये ऐसे हुआ था, इसकी डिस्कवरी यहाँ हुई थी, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है, बॉइलिंग पॉइंट इतना है, इसका प्रोसेस इतना है, तो वो सारे रूल्स रेगुलेशन आपको बताता है ना। या कोई भी गेम खेलने जाते हैं तो उस गेम को खेलने से पहले हमें पूरी प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दी जाती है, तो वो क्या है, वो थ्योरी में ही आती है। तो हमारी थ्योरी बेस्ट होगी तो हमारा प्रैक्टिकल ऑटोमेटिक बेटर और बेस्ट हो जाएगा। तो ये तो था टाइप्स ऑफ नॉलेज, काइंड्स ऑफ नॉलेज। होपफुली मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही लेकिन बहुत सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर दी हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी टाइप्स ऑफ नॉलेज में। और सबसे अच्छा फ्लो चार्ट, आप इस फ्लो चार्ट को जरूर बनाइए और सभी की नॉलेज को 2-2 लाइन में जरूर एक्सप्लेन कीजिए। मैंने यहाँ पे कर दिया है, होपफुली आपको दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो में कुछ भी दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन। सो आज के वीडियो में बस करते हैं। मेरे चैनल को ढेर सारा लाइक दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब दीजिए और चैनल को शेयर कीजिए बेटर लगता है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा।